Good morning students, this is class 10th and we are going to discuss the basic concepts of chemistry. Fine. देखिए 10th क्लास के किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं उससे रिलेटेड 9th क्लास में पढ़ी हुई जो चीज़ें होंगी आपकी वो डिस्कस हम करेंगे थोड़ा बहुत, ताकि इस साल के चैप्टर को आप ठीक से समझ पाओ। क्योंकि होता है कई बार कि पिछले साल की कुछ चीज़ें होती हैं या तो हमें कभी कभी क्लियर नहीं हो पाती हैं या ऑब्वियसली रिकॉल नहीं होती हैं, इतना टाइम हो जाता है। तो दैट इज़ वाई वी आर जस्ट टेकिंग अ स्मॉल रिवीजन बिफोर गोइंग इनटू द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उसके पहले मेरे को ये लगता है कि आपको ये समझ में अच्छे से रिकॉल हो जाना चाहिए कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। हम उसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम उसका खुद का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए, तो अभी तक आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अभी हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसमें आपने फिजिकल बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट और बोस आयनस्टीन कंडेंसेट तक शायद पढ़ लिया है अपन ने, है ना। अभी हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन देखते हैं उसमें हमने देखा था प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर्स, जिसको कि हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और यहां हमारे पास आ जाते हैं मिक्सचर्स। गेटिंग? अब उस दिन मैंने आपको बताया था शायद कि प्योर सब्सटेंस एक्चुअली क्या होता है। प्योर सब्सटेंस जो कि सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है और वो पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपन ने ये भी पढ़ लिया था कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बड़ी प्रिसाइज्ड होती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें कोई इम्प्योरिटी ही नहीं होगी, प्योर सब्सटेंस मतलब देयर इज़ नो इम्प्योरिटी, कोई और मटेरियल उसमें है ही नहीं, तो डेफिनेटली उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हर चीज़ कितनी शार्प होगी, है ना। अगर अपन बिल्कुल प्योर वाटर की बात करते हैं जिसमें कि किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो अगर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने जाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो डिस्टर्ब कब होती है अपनी शार्पनेस से, जब उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी होती है ना। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज करो कि अब आपने पानी को उबालना शुरू किया, उसमें कोई और भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो वो उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करेगी। हो सकता है इम्प्योरिटीज़ वाले जो पार्टिकल हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाए या उनका मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा हो। तो कुल मिला के आपको जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट प्योर सब्सटेंस का मिलना चाहिए वो आपको इम्प्योरिटीज़ के कारण नहीं मिल पाएगा। तो these are the some things which you have to keep in your mind कि भाई प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत प्रिसाइज और बहुत शार्प होती हैं। दूसरी बात, जब ये केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं, तो क्या होगा, अगर हमारे पास रिएक्टेंट प्योर है तो भाई प्रोडक्ट भी प्योर बनेगा। अगर रिएक्टेंट्स में ही कुछ इम्प्योरिटी है तो प्रोडक्ट भी इम्प्योरिटीज़ के साथ बनेंगे, और या तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कहीं ना कुछ वेरिएबिलिटी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो दीज आर द प्योर सब्सटेंसेज। तो और नेक्स्ट होता है प्योर सब्सटेंस में बी ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने आपको ये पहले बताया था कि नहीं, लेकिन एलिमेंट्स में हम क्या देखते हैं, ऑब्वियसली अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, सपोज इट इज़ आयरन, तो आयरन क्या होगा, सिर्फ इसमें आयरन के ही एटम्स और आयरन के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, देन ओनली इट विल बी नोन एज प्योर आयरन। गेटिंग? अच्छा, तो एलिमेंट तो हमें समझ में आता है कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बट वॉट अबाउट कंपाउंड्स? कंपाउंड्स में तो बहुत अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं, राइट। तो इसको हमने प्योर सब्सटेंस क्यों कहा? क्योंकि हम अगर एग्जांपल देखते हैं, सपोज वी आर गोइंग फॉर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो या हाइड्रोजन क्लोराइड, अभी हम लिक्विड फॉर्म में नहीं जाते, हम सिर्फ HCl रखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब अपन यहाँ देख रहे हैं कि इट इज़ कंटेनिंग एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एंड एटम्स ऑफ क्लोरीन एटम एलिमेंट। तो हम इसको कैसे प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि अभी तो हमने बोला कि इट मस्ट कंटेन द सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और यहाँ हम देख रहे हैं कि इट इज़ कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, बट एक्चुअली क्या है कि रेशियो जो है
वो सेम रहेगा। आप जब भी हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करोगे यू ऑलवेज हैव द फॉर्मूला HNCl, ठीक। तो HCl मीन्स देयर इज अ रेशियो ऑफ 1:1, ठीक। HCl कभी भी HCl2 नहीं हो सकता, H2Cl नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्योर सब्सटेंसेस अलग अलग टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर भी बने हो सकते हैं, बट उनका जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। गेटिंग? सो दिस इज द basic thing you have to keep in your mind, that elements and compounds both are known as pure substances because elements are made up of similar type of atoms, but in compounds the atoms of different elements may be present but the ratio of their proportion are always fixed. So this is the important thing, ठीक है। अच्छा, अब एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो 118 एलिमेंट्स आर टोटल नोन हैं अब तक, ठीक है ना। इसमें से 94 नेचुरली अकरिंग है और 24 जो है वो आर्टिफिशियली मेड है। गेटिंग? अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? ये 2 टाइप्स के, बल्कि 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स, ठीक। अब हम सबसे पहले क्या कर ले, मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो मेटल्स बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना। अभी मैं आपको इनका रिकॉल इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको इनके एक्सेप्शंस पता होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट अब पूछे जाएंगे आपसे। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि मेटल्स आर सोनरस और नॉट, ठीक है, हालांकि इसका रिवीजन होना चाहिए दिमाग के अंदर, बट अब एक्सेप्शंस आर इम्पॉर्टेंट नाउ, ठीक है। तो अपन ने पहले क्या देखा था कि जनरली ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, अब मैं यहाँ पर ना एक्सेप्शंस लिखूंगी सिर्फ, और दीज आर इम्पॉर्टेंट। नोट्स में कहीं एक आधी जगह कुछ इधर उधर हो गया होगा, जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको अच्छी तरह से देख के उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक और बात, सभी बच्चे मेरा नंबर ले लो, इट इज़ 7410816493। तो आई एम योर केमिस्ट्री टीचर, और आपको जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वापस बता देती हूँ, इट इज़ 7410816493। आप मुझे मैसेज कर लो, कॉल कर लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सेप्शंस लिखूंगी, ठीक है, जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम सॉलिडिटी की बात करते हैं, तो जनरली मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन सिर्फ एक मेटल ऐसा होता है जो कि सॉलिड नहीं होता है, दैट इज मरकरी, ठीक है। अच्छा, सेकंड, मेटल्स आर हार्ड, लेकिन सोडियम and potassium are so soft that you can cut them with the help of knife also, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा थर्ड, they are malleable। malleable मतलब they can be converted into thin sheets, जैसे स्वीट्स वगैरह पे लगी होती ना, सिल्वर की शीट्स लगी होती है, एल्यूमिनियम फॉइल्स देखी होंगी आपने जिसमें आपकी मदर खाना रैप करके देखती हैं। तो दीज आर द मेटल्स विच कैन कन्वर्ट इनटू द thin sheets, and this property is known as malleability, और हम इसको कहते हैं कि metals are malleable, ठीक है। फोर्थ होता है ductile, metals are ductile। तो जिस तरीके से पतली पतली शीट्स बनती हैं, उसी तरीके से इनके वायर्स भी बनते हैं, और यही रीज़न है कि आपने ऑर्नामेंट देखे होंगे गोल्ड वगैरह के, वो कभी कभी गोल हो जाते हैं, कभी उनके वायर अलग अलग डिज़ाइन बनते हैं। तो आप देखोगे, कहने का मतलब ये है कि वो वायर के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपर के वायर्स देखे होंगे आप, किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को अगर आप कभी छीलते हो विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और समथिंग, तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर से कॉपर के वायर आपको दिखेंगे। इसी तरीके से सिल्वर के वायर। तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है अपना, नेक्स्ट आ जाती है इसकी प्रॉपर्टी लस्टर। लस्टर क्या होता है? शाइनी सरफेस जो होता है। जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि इनके अंदर शाइनी सरफेस होता है। देखा है ना, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर सबको ले लो उठा के, सब लस्ट्रस होते हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा सोनोरिटी, या हम देखो
पहले मैं बोल रही हूँ सोनोरिटी, फिर मैं बोल रही हूँ मेटल्स आर सोनोरस। तो सोनोरिटी होती है, मैलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, दीज आर द प्रॉपर्टीज, एंड बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज आर शोन बाय मेटल्स तो दे विल बी नोन एज सोनोरस, ठीक है, या लस्ट्रस। तो अगर मैंने बोला था प्रॉपर्टी तो दैट विल बी डक्टिलिटी, बट मेटल्स शो दैट प्रॉपर्टी, दैट्स वाई दे आर नोन एज डक्टाइल। ओके, तो ये वर्ड्स के अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। Malleability is a property and the metals are malleable because they show that property. Getting? अच्छा, lustrous हो गया। अब नेक्स्ट आता है sonorous, sonority। sonorous मतलब दे प्रोड्यूस साउंड, आप किसी भी मेटल को हिट करते हो तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना डेंसिटी, यानी कि मेटल्स आर डेंस, लेकिन सोडियम पोटेशियम ये जो होते हैं वो डेंस नहीं होते हैं, वो मतलब लेस डेंस होते हैं। अगेन द एक्सेप्शंस आर सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। अब कलर, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली ज़्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अनकलर्ड होते हैं, उनमें कोई कलर नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलता है। जनरली वो कलर जो होता है ना उनका, वो क्या होता है, या तो वो ग्रे कलर के मिलेंगे या वाइट कलर के मिलेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, है ना। तो इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद अगर हम फिर कंडक्टिविटी की बात करें तो 9th वन इज कंडक्टिविटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम देखते हैं तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। और कॉपर इज द सेकंड बेस्ट, मतलब हाँ ऑब्वियसली कॉपर जो होता है वो सेकंड नंबर पे बेस्ट कंडक्टर होता है। लेकिन आप सोचोगे कि भाई जनरली तो कॉपर के ही वायर्स बनाए जाते हैं, रीज़न बिकॉज सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली। तो आप ऐसे उनको इलेक्ट्रिक वायर्स में आप सिल्वर का यूज़ नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वाई इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेज यू विल गेट द कॉपर वायर्स, बट एक्चुअली एज फार एज द कंडक्टिविटी इज रिलेटेड सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। लेकिन एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन में क्या है, लेड एंड मरकरी, ठीक है। दीज आर मेटल्स बट दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड आई थिंक लेड इज द वर्स्ट कंडक्टर, मतलब बेकार है, सबसे बेकार, सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर है। और मरकरी भी अच्छा कंडक्टर नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पर, तो अब कहाँ लिखूँ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर अगर अपन देखें तो क्या होगा, जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हार्ड होते हैं। MP एंड BP ये सारे मेरे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आपको नहीं लिखने ऐसे शॉर्ट फॉर्म। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जैसे कि अगेन सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, ये सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो लेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, वेट को बियर करने की पावर, कि कोई भी सब्सटेंस कितना वेट सहन कर सकता है, कितना वेट बियर कर सकता है। तो मेटल्स की जो टेंसाइल पावर होती है वो जनरली हाई होती है, क्योंकि देखा है ना कितने ज़्यादा लोडिंग की जाती है, और वो किस पे की जाती है, आयरन में की जाती है जनरली। और भी मेटल्स होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, बट आयरन का तो एग्जाम्पल सबको ही पता है, लेकिन इसमें भी, इसमें कोई वो नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मेटल्स के द्वारा शो की जाती हैं। इसी तरीके से अपन फटाफट नॉन मेटल्स पे आ जाते हैं, क्योंकि मुझे ना जल्दी से ये रिवीजन कंप्लीट करके आपको मेन चैप्टर के अंदर एंटर कराना है। नॉन मेटल्स देख लो, वही सबसे पहला कि ये जनरली हार्ड नहीं होंगे। पहली बात तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस सारी स्टेट्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी कोई भी स्टेट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट, ठीक है। दूसरा, अगर हम इनकी हार्डनेस की बात करें तो जनरली ये हार्ड नहीं होते हैं, बट फिर भी एक्सेप्शन बताओ, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, ये नॉन मेटल है, ये हार्ड नहीं होना चाहिए, बट डायमंड इज द एक्सेप्शन। एक मजे की बात देखो, कार्बन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड सबसे ज़्यादा कॉस्टली, सबसे ज़्यादा शाइनी सब्सटेंस नोन है ना, डायमंड की बराबरी तो गोल्ड भी नहीं करता। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बेचारा कौन पूछता है, ग्रेफाइट क्या है, सिर्फ आपकी पेंसिल के आगे जो निकली रहती है काली काली राख,
मतलब आप कितना इसे कहते हैं नेचर, नेचर का आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी बात है कि एक्चुअली वो दोनों ही कार्बन है, पर एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। और आपको पता है कि डायमंड किस तरह से बनता है, सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर जरा सा इधर उधर हुआ नहीं कि आपका डायमंड ग्रेफाइट बन जाना है। और कार्बन क्या है, कार्बन कोयला, काला राख है सिर्फ कार्बन, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सोचो कि उस ही राख से, उसी कोयला कभी देखा है आपने, जो अगर आप किसी गांव वगैरह में देखे होंगे कभी, या फिर आप रेलवे ट्रैक्स पर देखो तो आपको कोयला देखने को मिलेगा जिसको कि हम कोल कहते हैं, है ना, एक्चुअली जो कि बिल्कुल रॉ फॉर्म होती है कार्बन की। तो उधर आप देखना कि क्या होता है, कार्बन एक काला सब्सटेंस होता है जिसको अगर आप छू लो तो आपके हाथ पैर सब काले हो जाए। पर ये देखो कि सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, उसके ही वेरिएशन के कारण वो डायमंड बन जाता है। और अगर वो टेम्परेचर और प्रेशर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो डायमंड कार्बन बनने में देर नहीं लगती। सो दिस इज द मैजिक ऑफ नेचर, ठीक है। खैर, तो हार्डनेस की हम बात कर रहे थे, तो हार्डनेस डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑल्दो इट इज अ नॉन मेटल, और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये नॉन मैलिएबल होते हैं और नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक। ना तो ये मैलिएबल होते हैं एंड नॉन डक्टाइल। फोर्थ, लस्ट्रस होते हैं क्या, जनरली नॉन लस्ट्रस होते हैं, बट आयोडीन इज द एक्सेप्शन। आयोडीन का भी देखा है आपने, ब्राउन कलर का एक शाइनी सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेप्शन, नॉन मेटल्स में इट इज अ लिटिल बिट लस्ट्रस। फिफ्थ होता है सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होते हैं, सबके आगे नॉन नॉन लगाते जाओ, नॉन सोनोरस, गेटिंग, नो एक्सेप्शन इज देयर। अच्छा, नेक्स्ट होता है फिर हार्डनेस हो गया, डेंसिटी, दे आर जनरली नॉट डेंस, वो ज़्यादा कोई डेंस नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉट डेंस। नेक्स्ट आता है कलर, दे आर जनरली कलर्ड। बहुत सारे कलर्स मिलते हैं आपको, फॉस्फोरस होता है दो तरह से होता है, या वाइट मिलेगा, रेड मिलेगा, और क्या कहते हैं आयोडीन हो गया अपना, ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। सल्फर होता है, वो येलो भी होता है, ठीक। तो इस तरीके से नॉन मेटल्स आर जनरली आर प्रेजेंट इन वेरियस कलर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है फिर अपना कंडक्टिविटी में हम बात करते हैं, तो बैड कंडक्टर्स होते हैं जनरली, बैड कंडक्टर्स। बट डायमंड जो है वो हीट का गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये दिस इज द साइन ऑफ हीट, ठीक है, इसको HEAT, ठीक। और हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक। कुछ चीज़ें जो नोट्स में नहीं होंगी वो आपको वीडियो देख के नोट करनी है। और एक और बात खुशी की ये मनाओ ना कि भाई क्लास में तो जो टीचर पढ़ाता है वो एक दिन पढ़ा देगा, दूसरे दिन तो आपको सुनने को मिलना नहीं है, मतलब यू हैव ओनली 1 डे टू कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। लेकिन अभी वीडियो तो आप 10 बार ही रिपीट कर करके देख सकते हो, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, आप 10 बार ही देखो रिपीट कर करके, और आपको जहाँ समझ ना आए उस चीज़ को नोट करो और मुझे मैसेज करो, ठीक है। आई हैव गिवन यू माई नंबर, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है तो कॉल भी कर सकते हो, बट नॉट ऑल द टाइम, ठीक है। सो दिस इज नेक्स्ट की कंडक्टिविटी की हमने बात कर ली। इसके बाद अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम आएंगे अभी मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पर। तो जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो ही होते हैं, कुछ खास इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो भी हमेशा इनकी लो ही होती है जनरली, इनमें कोई खास एक्सेप्शंस नहीं है। और इसके बाद हम अगर डेंसिटी की बात करते हैं, फाइनली पहले भी हम बोल चुके हैं ना, डेंसिटी लेस डेंस होते हैं, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें आयोडीन इज द एक्सेप्शन। आयोडीन की जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो आयोडीन इज कंपेरेटिवली हाईली डेंस। अच्छा, इसके बाद हम आ जाएंगे मेटलॉइड्स। अगर कहीं कोई दिक्कत है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये पार्ट थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, बिकॉज दिस इज अ रिवीजन, आप 9th क्लास की बुक खोल के देखो, आपको सब मिल जाएगा, थोड़ी मेहनत करो
और एक बात कि 9th क्लास की बुक्स कोई बच्चे नहीं हटाएंगे, क्योंकि 10th क्लास के सारे चैप्टर्स उससे रिलेटेड है, तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को 9th क्लास की बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड वन जो है वो है मेटेलॉइड्स। व्हाट आर मेटेलॉइड्स? मेटेलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, बोरोन है, तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली मेटेलॉइड्स भी बहुत कम होते हैं। जनरली जो एलिमेंट्स नोन हैं उनमें से मोस्टली तो मेटल्स ही हैं, नॉन मेटल्स भी बहुत कम है और मेटेलॉइड्स भी तो बहुत ही कम है। तो मेटेलॉइड्स आर व्हाट? मेटेलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दैट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बीच की कुछ प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं एलिमेंट्स, दोज आर नोन एज मेटेलॉइड्स। एंड एग्जाम्पल्स आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और भी हैं 2, 4, 5, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, वैसे तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको पूरा ही पीरियोडिक टेबल याद करवा दूंगी, लेकिन फिर भी अभी एटलीस्ट कम से कम 20 तक तो आपको याद होनी चाहिए एटॉमिक नंबर के सीरियल में, ठीक है ना। HHELI, BB, CNO, कैल्शियम तक हो जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक, अब उसके बाद हम आ जाते हैं कंपाउंड्स। क्या देख लिया था हमने? प्योर सब्सटेंसेस देख रहे थे ना। प्योर सब्सटेंस में हमने पढ़ लिया एलिमेंट, यहाँ है हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ लिया मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक। अभी हम कंपाउंड्स को हम 2 तरीके से करते हैं, वैसे तो बहुत सारा है। आयोनिक होता, छोड़ो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी तब लिख दूंगी, इतना कौन लिखे, ठीक। अब तो अभी हम आ जाते हैं कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। कंपाउंड में अभी मैंने आपको बताया ही था कि these are the pure substances which contains the atoms of different elements, but the ratio of the proportion is डेफिनेट, यानी कि उनके अंदर जो प्रपोर्शन होता है, जो रेशियो होता है उन एलिमेंट्स के एटम्स का, वो फिक्स होता है। अभी हमने हाइड्रोजन क्लोराइड का एग्जांपल लिया था, 1:1 का रेशियो। H2O है, 2:1 का रेशियो ही रहेगा, है ना। इसमें हमेशा 2 एटम्स हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। अब कंपाउंड्स की क्या खासियत होती है कि इनके जो रेशियो होते हैं, मतलब हमने क्या देखा कि कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच कंटेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बट इन द फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, एंड दिस एक्सप्रेशन इज डन बाय केमिकल फॉर्मूला, मतलब कि इन एलिमेंट्स का रेशियो जो कि फिक्स होता है, इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला। दैट मीन्स HCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। गेटिंग? तो ये है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स में क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स में पहली बात तो ये होती है कि इनके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, अब जैसे HCl किससे बना? H2 plus Cl2 and we will get 2HCl. This is our product and these are the constituents. Constituents मतलब वो चीज़ें जिनसे ये मिलकर बना है। तो अब देखना, अब ये इक्वेशन लिखने का एक तरीका होता है और जो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। पहले आपको इनके फॉर्मूलाज लिखने होते हैं, फिर इनके नाम लिखने होते हैं और उनकी नॉर्मल फॉर्म भी लिखनी होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन पूरा लिखेंगे, ये एक गैस है तो द ब्रैकेट में स्मॉल g आएगा, ठीक है। क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अभी हमने क्या, हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बता रही थी आपको कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। हाइड्रोजन एक गैस होती है, क्लोरीन एक गैस होती है, पर HCl एक लिक्विड बन जाता है और ये बहुत ही करोसिव होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बन जाता है ये बाद में जाकर, तो वो भी एसिड है, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो होती है वो भी अच्छे खासे दूसरे रिएक्शंस देती है। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि जो प्रोडक्ट होता है
वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड थिंग ये कि एक बार जब प्रोडक्ट बन गया तो उसके वापस उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज करना, उसे मतलब वापस बैक करना उसको पॉसिबल नहीं होता है किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि ये कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। एक तरफ एरो लगा हुआ है यानी कि दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बस इसी डायरेक्शन में जाएगा। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl तो बना सकते हैं, पर HCl को आप वापस हाइड्रोजन और क्लोरीन में डिसोसिएट नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड कि कंपाउंड जो होते हैं पहली बात तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इसके अलावा ये वापस से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिसोसिएट नहीं किए जा सकते। तीसरी बात होती है कि इनके अंदर फिक्स प्रोपोर्शन होता है, और चौथी बात होती है कि ऐसे रिएक्शंस में मतलब जब कंपाउंड फॉर्मेशन होती है तो कंपाउंड फॉर्मेशन इज नॉट अ फिजिकल रिएक्शन, ये कोई फिजिकल चेंज नहीं है, ये प्रॉपर एक केमिकल चेंज है कि भाई H2 + O2 तो हमारे को मिलता है 2H2O, ठीक है। तो ये कोई फिजिकल रिएक्शन नहीं है कि भाई बस फॉर्म चेंज हो गया, ये पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है इसमें, दैट इज व्हाई इट इज अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनमें एनर्जी या तो लूज होती है या एनर्जी गेन होती है। टोटल मिला के क्या होता है, जब आप आगे पढ़ोगे क्लास में 11th क्लास में आप पढ़ोगे तो आपको देखते हैं कि हर एक किसी भी सब्सटेंस की अपनी एक एनर्जी होती है। तो अब जब ये रिएक्शन हो रहा है तो या तो इस पूरे रिएक्शन में कुछ एनर्जी रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, या तो फिर इस रिएक्शन को होने के लिए कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ईदर दीज सब्सटेंसेज विल रिलीज एनर्जी व्हेन दे हैव टू फॉर्म दिस, अदरवाइज दे हैव टू गेन सम एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू फॉर्म दिस, ठीक है। तो बात ये हो रही है कि या तो जो एनर्जी है वो या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। अब अगर हम टाइप ऑफ कंपाउंड्स देखें तो टाइप ऑफ कंपाउंड्स में अलग अलग बेसिस पे इनको डिफाइन किया गया है, वो अभी इसी क्लास में आपको पढ़ाऊंगी, बट अभी तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि जो कंपाउंड्स हैं उनको जितना अभी तक 10th क्लास में है आपके पास उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो इनको एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स, एक तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन किया गया है, और एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये हो जाते हैं हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और मेटालिक कंपाउंड। ये सब आप धीरे धीरे पढ़ोगे, इसमें से ये तो आपके कोर्स में है, ये भी कोर्स में है, पर ये दोनों जो है ना वो आप आगे जाके पढ़ोगे 11th क्लास में, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ होता है कि कंपाउंड्स के टाइप्स होते हैं, तो ये तो जब चैप्टर शुरू होगा तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब हम फटाफट आ जाते हैं मिक्सचर पे, खत्म करते हैं आज रिवीजन क्योंकि कल से नया चैप्टर। मिक्सचर के बारे में भी आप जानते हो, तो अभी हमने जब ये देखा था कि प्योर सब्सटेंस तो हो गया था एलिमेंट और कंपाउंड, लेकिन एक होता था मिक्सचर जो कि इम्प्योर सब्सटेंस के अंडर में था, ठीक है। तो उसको देख लेना जरा, चलो ये मैं कल ही पढ़ाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी तक का हो गया अभी, और मैंने आपको जो भी बोला कि नोट्स को प्रॉपर पढ़ो, बुक को प्रॉपर पढ़ो, और नोट्स में कहीं कुछ वेरिएशन दिखता है ना तो उसको अपना करेक्ट कर लेना, ठीक है। कुछ भी आपको क्वेरीज हो, कुछ डाउट्स हो, इस कॉल नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड करूँगी, तो अभी हम देखते हैं, है ना। चलो बाय।